हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी नेशनल इनकम चैप्टर पे तैयारी चल रही है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज भी हम 10 MCQ कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश डैश इज नॉट अ फ्लो फ्रॉम नेशनल इनकम मेजरमेंट प्रोस्पेक्टिव। क्योंकि अभी तो अभी नेशनल इनकम वाला चैप्टर कर रहे हैं, और वैसे ही अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से क्या प्रवाह नहीं है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है फ्लो वेरिएबल और एक होता है स्टॉक वेरिएबल। अभी क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। देखिए, जैसे इनकम है, मैं अगर पहले इनकम पूरे साल होती रहती है। जैसे आप बोलते हैं कि सन 2023-24 में आपने क्या कमाया। एक्सपेंडिचर, सन 2023-24 में आपके क्या एक्सपेंडिचर हुए। इंटरेस्ट, 2023-24 में आपने कितना ब्याज कमाया। अब आप गौर कीजिए, ये जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है कि एक पूरे साल में आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट वगैरह क्या हुए। तो जो पूरे साल या एक पर्टिकुलर पीरियड में चलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में चलते हैं, वो होते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका नतीजा निकल के आता है वो होता है आपका स्टॉक वेरिएबल। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सेविंग कितनी हुई, वो आपका हो जाएगा स्टॉक वेरिएबल। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं अभी और इसको समझाता हूँ। चलिए, तो ये सेविंग जो था वो आपका स्टॉक वेरिएबल था। अब आप इससे थोड़ा बहुत फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक नल है, सही सर, इतना तो हमें भी दिख रहा है। तो ये देखो, नल से जो पानी टपक रहा है ना, तो ये है फ्लो। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आपने देखा 10:35 पे ग्लास का लेवल क्या है, तो यहाँ आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ गौर किया, तो वो होता है स्टॉक वेरिएबल। और ये जो पानी जिस स्पीड से आ रहा है, जिस रेट से पानी आ रहा है, वो है फ्लो वेरिएबल। अब जैसे नेशनल वेल्थ क्या है और नेशनल इनकम क्या है, आप 2 मिनट के लिए पढ़िएगा, मैं तो खुद सोचिए। नेशनल वेल्थ स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल। तो नेशनल वेल्थ आप कैसे गिनोगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2023 को भारत के पास कितना गोल्ड बुलियन पड़ा है। मान लीजिए 31 दिसंबर 2023 को भारत के पास कितना गोल्ड बुलियन था, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मेजरमेंट था। वो जो था ना, वो था स्टॉक वेरिएबल। तो नेशनल वेल्थ जो है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी थी, वो है आपका स्टॉक वेरिएबल। ठीक है। और जो नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम है, तो भारत की वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय आय कितनी रही, या इससे पहले 22-23 में राष्ट्रीय आय कितनी रही। तो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है वो होता है आपका फ्लो वेरिएबल। तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा या आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। एक और देख लेते क्वेश्चन, आपको और क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। पहचानिएगा कि इसमें से स्टॉक वेरिएबल कौन है। इनकम पूरे वर्ष के दौरान होती रहती है। डेप्रिसिएशन पूरे वर्ष के दौरान लगता रहता है। कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। कैपिटल किस दिन आप व्यापारी की पूंजी व्यापार में कितनी थी। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2023 को अमर एक व्यक्ति है, उसकी कितनी कैपिटल बिजनेस में थी, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो ये हो गया आपका स्टॉक वेरिएबल। और एक्सपेंडिचर, अगेन एक्सपेंडिचर आपका फ्लो वेरिएबल है। इसने हमसे क्या पूछा था, इसमें से कौन सा स्टॉक चर है, तो ये जो पूंजी है, कैपिटल है, वो आपका स्टॉक वेरिएबल है। एक बार और अपन इसके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी क्लियरिटी डेफिनेट आएगी। स्टॉक वेरिएबल वर्सेस फ्लो वेरिएबल। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज टू सिंप्लीफाई, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अर्थशास्त्र में आपको चर को समझना हो, चर वो होता है जो बदलता रहता है। ठीक है, चर जो चलता रहता है, बदलता रहता है। गिवन बिलो आर पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग हाउ दीज इकोनॉमिक वेरिएबल डिफर। अब दोनों में अंतर बताया है, मीनिंग। 2 मिनट तसल्ली सुनिए, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं। स्टॉक वेरिएबल, इट इज एन आइटम और कमोडिटी whose value or level can be ascertained in a specific quantity at a given point of time। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी थी या क्या लेवल था, तो वो बताता है स्टॉक। ठीक है। फ्लो वेरिएबल, इट डिनोट्स एन आइटम और कमोडिटी whose rate of change of movement is measured over a period from one point to another। एक पर्टिकुलर पीरियड में, अगर मैं आपको अकाउंट्स की भाषा में समझाऊं, तो जो आपका P&L होता है, P&L के अंदर जो आइटमें होती है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होती है। उसमें P&L में लिखा होता है फॉर द ईयर एंडिंग। तो वहाँ जो आइटमें हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम्स हैं, वो आपके फ्लो वेरिएबल हैं। और आपने बैलेंस शीट पे लिखा होता है, बैलेंस शीट पे लिखा होता है एज एट, यानी इस दिन, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था, तो वो होता है आपका स्टॉक वेरिएबल। अच्छा, टाइम डायमेंशन,
स्टॉक वेरिएबल इट डज नॉट हैव अ टाइम इंटरवल और ड्यूरेशन। इसमें पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे गया था तो इसमें टाइम गैप नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। इसमें इट हैज़ अ टाइम इंटरवल, इसमें टाइम होता है 23-24 या मार्च का महीना, तो मार्च का महीना मतलब 1 मार्च से 31 मार्च, तो इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। बार बार एक ही बात आ रही है। इट इज़ स्टैटिक, ये एक पॉइंट पे स्टैटिक हो जाता है, और ये डायनेमिक होता है क्योंकि एक पीरियड में के दौरान ये चलता रहता है, ठीक है। बांध होता है ना, बांध में जो एक पानी का लेवल होता है वो स्टॉक है, और जो नदी है वो चलती रहती है वो फ्लो है। डिटरमाइंस, इट फिगर्स द स्नैपशॉट वैल्यू ऑफ अ लेवल, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू थी या क्या लेवल था उसको बताता है। इट इवेल्युएट्स द रेंज और चेंज, मतलब आप क्या चल रहा था उसको बताता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये नंबर्स में होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, वापस सोचिए राष्ट्रीय आय क्या होती है, फ्लो। राष्ट्रीय आय एक पूरे वर्ष के दौरान होता है तो वो एक फ्लो है, वो राष्ट्रीय आय यहाँ है। और एक पर्टिकुलर टाइम नंबर, मतलब एक समय विशेष पे क्या नंबर था, वो होता है आपका स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। तो कितना किलोग्राम मात्रा है, कितने डॉलर हैं, कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या है, वो आपका स्टॉक वेरिएबल होता है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपको स्टॉक काउंट करना है तो थोड़ी देर के लिए आपको फ्लो को रोकना पड़ेगा, और फ्लो होते ही वापस स्टॉक की मात्रा, फ्लो के कम या ज़्यादा होते ही स्टॉक की मात्रा बदलती है, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल्स, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। मुद्रा, एक समय में देश में मुद्रा की मात्रा क्या है, एक बैलेंस शीट में व्यापारी की कैपिटल क्या है, एक नेशन का वेल्थ कितना है, एक देश में किसी समय विशेष पे कितनी श्रम शक्ति मौजूद है, असेट्स कितने हैं, लोन कितना है, जनसंख्या पॉपुलेशन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। अब जैसे बैंक बैलेंस है वो पर्टिकुलर टाइम पे होता है तो वो स्टॉक वेरिएबल है, और एक बैंक के लिए जो महीने भर में ट्रांजैक्शन चलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, वो उनके लिए आपके फ्लो वेरिएबल होते हैं। तो ये स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल, आप पूरा स्लाइड ना भी देखें तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्लो वेरिएबल में इनकम, किसी पर्टिकुलर ईयर की इनकम, किसी पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंडिचर, किसी पर्टिकुलर सेशन का जीडीपी, पूंजी का ब्याज हमेशा चलता रहता है, लोन का ब्याज, डेप्रिसिएशन होता रहता है, वस्तु में गिरावट होती रहती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता रहता है, ये आपका फ्लो वेरिएबल होता है। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है डैश डैश आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल, मशीनरी। जब आप एक राष्ट्र की आय गिनते हो तो आप क्या देखेंगे, तो आप हमेशा लेंगे सर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अंत में जो वस्तुएं सेवाएं प्रोड्यूस होती हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उनका अगर टोटल लगाएंगे तो नेशनल इनकम आएगी। कि सर कैसे, एक देश, ये देश मान लीजिए देश है, मैंने इंडिया का नक्शा नहीं बनाया, एक देश एक वर्ष के अंदर जितने गुड्स एंड जितने सर्विसेज, और वो भी फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उनका अगर अपन टोटल लगाएंगे ना तो वो नेशनल इनकम होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चा माल, मशीनरी, इन सबको शामिल नहीं किया जाता। फाइनल वर्ड याद रखिएगा, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती हैं। अभी मैं एक एग्जांपल में अगली स्लाइड में बताऊंगा अभी क्या होता है। अगला क्वेश्चन समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट कमोडिटी। एक बार के लिए मध्यवर्ती वस्तु को पहचानने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाइंग टी बाय द कंज्यूमर, अब यहाँ पे कंज्यूमर चाय खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चाय को कंज्यूम करेगा, तो ये उसके लिए फाइनल गुड्स हो गया। परचेज ऑफ मिल्क बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पे कंज्यूमर बाजार से दूध खरीद रहा है, ऑब्वियस सी बात है कंज्यूम करेगा तो फाइनल गुड्स हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय इंडस्ट्री, लेकिन अगर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल खरीदती है, जैसे मैं बार बार फ्लोर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वो गेहूँ खरीदती है तो गेहूँ से फिर वो आटा बनाएगी, या एक बेकर है फिर वो आटे से ब्रेड बनाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड जो है, जो ब्रेड फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो फाइनल गुड्स है, लेकिन उससे पहले जो इंडस्ट्रीज कर रही हैं
उसको प्रोसेस करने के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है। द कंज्यूमर गोज़ टू बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। अब अगर कंज्यूमर है वो बाज़ार से सब्जी खरीदने जा रहा है और ऑब्वियस ही बात है फिर घर पे आके उसको कुक करके खा लेगा, तो ये फाइनल गुड्स है। अब आप ये मत समझिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कोई भी वस्तु इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल गुड्स भी हो सकती है। अगर यही सब्जी, अभी जैसे सब्जी कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, यही सब्जी कोई रेस्टोरेंट वाला खरीदता और वहाँ पे आकर फिर वो डिश बनाता, तो अगर एक रेस्टोरेंट वेजिटेबल परचेज करता तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होता। तो एक ही गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसको आप ऑड वन आउट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑड वन आउट में क्या होता है, जैसे आपने लाइनें पढ़ी, लाइनों में आप देखिए 3 जगह कंज्यूमर वर्ड आया, यहाँ पे देखो कंज्यूमर वर्ड आया, यहाँ कंज्यूमर वर्ड आया और यहाँ पे कंज्यूमर वर्ड आया। तो इन तीनों में कंज्यूमर आया, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री वर्ड आया, तो इंडस्ट्री उसको फर्दर प्रोसेस करेगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले समझाया था, ठीक है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय इंटरमीडिएट इंडस्ट्री, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट कमोडिटी। इसलिए एक बार समझना पड़ेगा कि फाइनल गुड्स और मध्यवर्ती वस्तु में क्या फ़र्क होता है। मीनिंग, final goods are those goods that do not require further processing and are ready to use for consumption or investment। अंतिम वस्तुएं वो हैं जिनको अब आगे कोई प्रोसेस नहीं करना, उसे या तो कंज्यूमर परचेज करेगा या इंडस्ट्री उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री एक मशीन खरीद के लेके आ जाए तो, ठीक है, मशीन पे पैसा खर्च करे तो। इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टू द कंज्यूमर। और इंटरमीडिएट गुड्स उसको कहेंगे जैसे आगे प्रोसेस करना है और सेल से पहले, कंज्यूमर को सेल करने से पहले उस पर कुछ चेंज किया जाना है, मॉडिफिकेशन किया जाना है, उस पर कुछ काम किया जाना है, नेचर। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को आप जीडीपी पर्पज से या जीएनपी पर्पज से काउंटिंग में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स आर द गुड्स दैट हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। मगर मान लीजिए ये क्षेत्र है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन से निकाल के जब वो कंजम्पशन स्टेज पे आ जाता है तो उसे अपन फाइनल गुड्स बोलते हैं। और जो गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होता है, यानी वो गुड्स कहाँ चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स कहलाएगा या वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे वेजिटेबल घर के किचन में पहुंच गई तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर वो वेजिटेबल रेस्टोरेंट में अभी आई है और उसको अभी चॉप करके कुक किया जाना है तो वो अभी आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। वैल्यू एडिशन, नो वैल्यू हैज़ टू बी एडिड। फाइनल गुड्स का मतलब है बन गया, अब उसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जिसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा। बटर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन, अगर एक कंज्यूमर मक्खन खरीदता है कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए तो वो एग्जाम्पल है किसका, फाइनल गुड्स का। वहीं एक बटर यूज्ड बाय द बेकर, और वही अगर बिस्कुट या कुकीज़ बनाने के लिए बटर खरीदा जाता है एक बेकर के द्वारा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वेशन गिव्स। वेल, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है। ये जीएनपी है, एनएनपी है, ग्रीन जीडीपी है या जीडीपी है, तो सर ये है जीडीपी का फॉर्मूला। जीडीपी कैलकुलेट करने का ये एक्सपेंडिचर मेथड है। कैसे है, इसमें y दिखाता है इनकम को, c दिखाता है जो पर्सनस होते हैं, जो जनता होती है जो कंज्यूमेबल गुड्स पे परचेज पे पैसा खर्च करती है। आई बताता है इन्वेस्टमेंट को, जो एक इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है। जी बताता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे। और एक्स माइनस एम बताता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है नेशनल इनकम काउंट करने का। जीडीपी इसका आंसर होगा, ठीक है सर। चलिए और इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर जीडीपी इज, ठीक है। आपको पता है कि नेशनल इनकम निकालने का एक होता है प्रोडक्शन मेथड, उसमें हम ये देखते हैं कि किस क्षेत्र ने कितना प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन वाले एंगल से सोचते हैं। इनकम मेथड में ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो उसमें कौन फैक्टर कितना कमा रहा है, इसके लिए आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें इनकम के योग से नेशनल इनकम निकाली जाती है। और एक और तरीका है कि आप एक्सपेंडिचर यानी डिमांड वाले एंगल से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो जीडीपी का फॉर्मूला हो गया सी प्लस आई जी एक्स माइनस एम। यहाँ सी का क्या मतलब है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स। यहाँ सी से मतलब ये कंज्यूमर जो गुड्स और सेवाओं पे पैसा खर्च करते हैं उसको जोड़ दीजिए। इन्वेस्टर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन बिजनेस कैपिटल गुड्स, जो फर्में और उद्योग हैं वो मशीनों को खरीदने में जो पैसा लगाती है आप उसको जोड़ दीजिए। जी बोले तो गवर्नमेंट जो पैसा
पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे पैसा लगाती है, आप उसे जोड़ दीजिए। और ये तो देश के लोग कंज्यूम कर रहे हैं और इसमें आपकी वस्तु को विदेशी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की जगह वो नेट एक्सपोर्ट वर्ड भी यूज़ कर सकता है, आप उसको जोड़ लीजिए। ये को आप सबको जोड़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब अगर कोई, यूँ समझिए कि ये सब अगर कोई खरीद रहे हैं तो कोई उनको बेच भी रहा है, यही तो बात है। अगर ये सब स्पेंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कमा भी रहा है, तो देश कमा रहा है, ये सब लोग स्पेंड कर रहे हैं। एक कंट्री किन से मिल के बनता है आप सोचो, एक कंट्री व्यक्तियों से, गवर्नमेंट से, संस्थाओं से, इनसे मिलके तो बनता है। तो ये सब जो लोग स्पेंड कर रहे हैं वही कोई ना कोई कमा रहा है, तो नेशनल इनकम निकालने का ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें। क्वेश्चन, इफ नॉमिनल GNP बराबर 20,000 एंड रियल GNP बराबर 16,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GNP डिफ्लेटर। तो देखिए, इसका तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि GNP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर आपको रखनी है नॉमिनल GNP, क्या होती है वो बता दूंगा, और एक नीचे रखनी है आपको रियल GNP, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो नॉमिनल GNP है, जो हमें लग रही है, पेपर्स पे लग रही है कि हमारी GDP है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वैसे वो है 20,000, और रियल में हमारी जो GNP है वो है 16,000। तो आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 1.25। तो ऑप्शन में 1.25 हो तो 1.25 ऑप्शन आंसर दे देना, और अगर इसे 100 में या इंडेक्स की तरह रिफ्लेक्ट किया गया हो तो ये 125 आएगा। तो 125 इसका आंसर रहेगा जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से। नाउ अभी होता क्या है,
आपको ये पता है कि प्राइस लेवल लगातार बढ़ता है, या और सरल शब्दों में बोलूँ तो कीमतें लगातार बढ़ती हैं। मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं। अब अभी जैसे मान लीजिए 2011-12 में जो कीमतें थी और 2023-24 में जो कीमतें थी वो अलग है। ऑब्वियस सी बात है, अलग है। महंगाई बढ़ती है, हर साल 5-6-7% इन्फ्लेशन तो नॉर्मल होता है, और वहाँ तक को तो मुद्रास्फीति भी नहीं कहा जाता। डबल डिजिट में पहुँच जाती है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। सपोज़ कीजिए पहले अपन कमोडिटी, बहुत हज़ारों लाखों तरह की कमोडिटी थी, लेकिन अपन अभी गेहूं की बात कर लेते हैं। मान लीजिए पहले गेहूं 20 रुपये किलो होता था, ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि गेहूं अभी 40 रुपये किलो होता है, ठीक है। पहले मान लीजिए कि हमारी जो जीडीपी थी वो थी मान लीजिए 4,000 करोड़ मान लीजिए, पर मैं 4,000 बोलूँगा, ठीक है। और अभी जो है वो हमारी जीडीपी है मान लीजिए 7,000, ठीक है। तो देखने में आपको क्या लग रहा होगा कि जीडीपी का साइज़ बढ़ गया, हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर गेहूं पहले 20 रुपये किलो था और गेहूं अभी 40 रुपये किलो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो जीडीपी है उसमें गिरावट हुई है। इसको मैं समझाऊं, पहले 4,000 का मतलब यह है कि पहले 200 किलो गेहूं प्रोड्यूस होता होगा, और अभी जो है वो कहीं ना कहीं 175 किलो गेहूं प्रोड्यूस होता होगा। देखा जाए तो हमारी जीडीपी में कमी आई है, लेकिन वो हमें कमी दिखाई नहीं देगी। ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल जीडीपी को भी समझना जरूरी होता है, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे निकलती है। थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट है, पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि केवल अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो पहले आपको जीडीपी 4,000 दिखाई दे रही थी, अभी आपको जीडीपी 7,000 दिखाई दे रही है, तो आपको लग रहा होगा जीडीपी ग्रो कर रही है। लेकिन देखा जाए अगर उस समय वस्तु की कीमत 20 रुपये थी और अभी वस्तु की कीमत 40 रुपये थी, तो रियल मायने में आपकी जीडीपी डाउन हुई है। तो इसलिए हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का संबंध समझना होता है। उसको समझने के लिए प्राइस डिफ्लेटर होता है। ये वैसे इंडेक्स नंबर सांख्यिकी के अंदर काम आता है, स्टैटिस्टिक के अंदर। तो वैसे भी नेशनल इनकम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक का ही विषय है। खैर, तो बात अभी समझने के लिए समझिए कि नॉमिनल जीडीपी जो हमें ऑन पेपर दिखाई देती है और कांस्टेंट प्राइस पे जो रियल जीडीपी होती है, उनका जो अनुपात होता है वो जीएनपी डिफ्लेटर कहलाता है। उसको अपस्फायक कहलाते हैं। ये चीज़, इसको डिफ्लेटिंग बोलते हैं, अपस्फीति, और ये जो है उसको जीएनपी अपस्फायक या डिफ्लेटर कहा जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप देख लीजिएगा। और अगेन ये जो फॉर्मूला है, इससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। हमेशा की बात है, क्योंकि इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें आ रही है ना, तो इनको आगे पीछे करके, जैसे जब ये इस तरह का होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, गुणा भाग करके आप 3 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि नॉमिनल जीएनपी जो है 2008 में वो है 750 करोड़, और जो प्राइस इंडेक्स है वो है 125। प्राइस इंडेक्स 125 का होने का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने आपको जीएनपी डिफ्लेटर दे दिया। तो जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, जैसे ये वाला, ये इधर तो रख दिया मैंने 125 को, और नॉमिनल जीडीपी ये आपको 750 दे दी, और रियल जीडीपी इन्होंने गायब कर दी। तो ठीक है, आप इस x को इधर ले जाएंगे और 125 को इधर लेके आ जाएंगे, और चूंकि 125 जो है ये इंडेक्स पर के फॉर्म में है, तो ये 125/100 पड़ा जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा नहीं समझाता क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से है। तो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज़, वेल, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। मैं कहूँगा अनडाउटेडली प्रोडक्शन मेथड सबसे आसान होता है। जीडीपी काउंट करने के 3 मेथड होते हैं आपके, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और आपका एक्सपेंडिचर मेथड। और ये स्टेजेस भी होते हैं, पहले वस्तु बनती है, फिर जो बनाने वाले होते हैं उनको पारितोषिक या इनाम दिया जाता है, तो वो इनकम मेथड होता है, और फिर उनको जो फैक्टर्स ले जाते हैं फिर वो उसको खर्च करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। प्रोडक्शन मेथड बहुत आसान है। आपने कितना बनाया, इन सबको अगर अपन जोड़ते जाएं तो अपन नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपने, अच्छा, प्रोड्यूस करने से भी ज़्यादा वर्ड है एनवीए। आपने कितना नेट वैल्यू ऐड किया, आपने कितना वैल्यू ऐड किया, और आपने कितना वैल्यू ऐड किया, उन सब का जो योग होगा वो आपका नेशनल इनकम कहलाएगा। तो ये आपका उत्पादन विधि सबसे आसान मेथड होता है। एक बार वैसे समझ लीजिए कि जीडीपी काउंट करने के 3 मेथड हैं। आउटपुट मेथड, इसको नेट वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पहले बात कर रहा हूँ, वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर। आपका जो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और जो सर्विस सेक्टर होता है जो टर्शरी सेक्टर कहलाता है।
तो ये तीनों सेक्टर मिला के जो नेट वैल्यू एडिड करते हैं, जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनका अगर आप टोटल कर देंगे तो वो आपका प्रोडक्शन मेथड या नेट वैल्यू एडिड मेथड होता है। और ये सबसे आसान मेथड होता है। एक होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जो लेबर होगा, जो उत्पादन करेगा, उसे क्या मिलेगा, उसे वेजेस एंड सैलरी मिलेगा। जो ये सब साधन जुटाएगा, जो साहस करेगा, जोखिम उठाएगा, रिस्क उठाएगा, उसको क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। और जो ज़मीन देगा उसे रेंट मिलेगा। इसके अलावा एक और होना चाहिए, जो कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन सब का अगर अपन योग कर लें, ये इंटरेस्ट वर्ड है, इन सब का अगर अपन योग कर लें तो वो इनकम मेथड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड अभी आज के वीडियो में ही आ गया था, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन पे पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टर्स जो कैपिटल गुड्स पे पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करती है, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। उनका अगर योग लगा दिया जाए तो भी आप जीडीपी काउंट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद विच मेथड विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल और मल्टीपल काउंटिंग इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो जिसे हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, उसमें सबसे पहली जो बड़ी समस्या आती थी वो आती थी दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या को अपन अगली स्लाइड में समझ भी लेंगे, तो मैं वहीं समझाऊंगा। तो दोहरी गणना की समस्या होती थी, जैसे मान लीजिए एक फार्मर गेहूँ उगाता था और उसने मान लीजिए 20 रुपये का गेहूँ उगाया, तो उसने कहा कि भाई मैंने 20 रुपये का प्रोडक्शन किया। और जो आटा मिल वाला होता था उसने 30 रुपये का आटा बेचा, तो वो कहता था मैंने 30 रुपये का धंधा किया या 30 रुपये का प्रोडक्शन किया। और जो बेकरी वाला होता था वो जब 40 रुपये का ब्रेड बेचता था, तो वो इसमें क्या होता था, सबको जोड़ते थे तो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, ऐसे करके 90 रुपये आ जाता था कि भाई देश के सभी लोगों ने 90 रुपया का प्रोडक्शन किया। सुनने में सही भी लगता है। फार्मर ने कहा कि भाई मैंने 20 का धंधा किया, आटे वाले ने कहा मैंने 30 का धंधा किया, बेकरी वाले ने कहा मैंने 40 का धंधा किया, और हम सबको मिला दें तो 90 रुपये का धंधा हुआ। लेकिन वास्तव में जो धंधा हुआ है वो 40 रुपये का ही है। ये सब कैसे होता है, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम कैसे होता है, मैं अभी जस्ट बताने ही वाला हूँ आपको। उस समस्या को दूर करने के लिए आपको वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। शुद्ध मूल्यवर्धन। शुद्ध मूल्यवर्धन मतलब नेट वैल्यू एडेड, किसने कितना वैल्यू एडिशन किया वो बताइए। अभी कैसे होता है आप इसको देख लीजिए। अभी देखिए, ये स्क्रीन पे आपको पहले सबसे पहले फार्मर दिखाई दे रहा है जिसने गेहूँ उगाया। फिर आपको मिलर दिखाई दे रहा है जो आटा चक्की वाला है, जो गेहूँ को पीस के उसे आटे में बदलता है। फिर उसके बाद वो बेकर्स को बेच देता है और बेकर्स ब्रेड बनाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली कंज्यूमर को ब्रेड मिल रही है 40 रुपये में, ठीक है। प्राइजेस लिखे हुए हैं, 2 मिनट्स को आप रोक के आराम से समझिए, पहले खुद ही समझ लीजिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आय है वो 40 रुपये है। अगर अपन बहुत बिना दिमाग लगाए जोड़ेंगे तो 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये करके अपने को लगेगा 90 रुपये आएगा। तो इसका एक तरीका क्या है, आप ये देखो कि किसने कितना वैल्यू ऐड किया। इसने 20 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस किया, ये 20 रुपये बिल्कुल सही है। इसने 30 रुपये का आटा प्रोड्यूस किया, लेकिन इसके लिए इसने 20 रुपये का गेहूं लिया, तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। इसीलिए मैंने आज पहले इंटरमीडिएट गुड्स के क्वेश्चन करवाए आपको। इंटरमीडिएट गुड्स को आप हटा दीजिए। तो इसने एक तरह से कितने रुपये का वैल्यू एडिशन किया है, 10 रुपये का, तो इसको 30 मत कीजिए, इसको 10 रुपये लीजिए। इसने 40 रुपये की ब्रेड बेची, लेकिन उसके लिए 30 रुपये का आटा यूज़ किया, तो 30 रुपये के आटे को हटा दीजिए, केवल 10 रुपये को लीजिए। तो इसने वैल्यू एडिशन किया 10 रुपये का। तो 20, 10 और 10, तब जाके 40 रुपये टैली होगा। तो ये है डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम। और इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या है कि आप नेट वैल्यू एडेड लीजिए, जिसने जितना मूल्य बढ़ाया आप उसी को लीजिए। डबल काउंटिंग की समस्या से क्या होता था, अगर ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि दोहरी गणना की समस्या से क्या होगा, इससे आप नेशनल इनकम को ओवर एस्टिमेट कर लेंगे। और अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। या तो कंज्यूमर को जो गुड्स मिला है आप सीधा उसको ले लीजिए, इसीलिए तो एक तरीका होता है। इसी तो आज क्वेश्चन आया था कि हम राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। सीधा आप ब्रेड को जोड़ लीजिए ना, आप पे गेहूँ ना आटा ना वो क्यों बोलते हैं, आप सीधा ब्रेड का मूल्य ले लीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप हर किसी ने जो नेट वैल्यू ऐड किया है पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हुए वो ले लीजिए। तो ये तरीका है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360।
इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं, तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 19 क्वेश्चन पूछता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अपन आराम से इन वर्ड को देखें, NNP एट फैक्टर कॉस्ट का अपने को फॉर्मूला बताना है। नीचे ऑप्शन क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस में सब्सिडी और इंडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करो, NNP एट मार्केट प्राइस में इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को ऐड करो, GNP के अंदर एडजस्ट करो या वापस GNP में एडजस्ट करो। चूंकि अपना क्वेश्चन NNP चल रहा है तो अपने को NNP पे ही रहना है, ठीक है। और पहले ऑप्शन में अपने को ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस को डिफरेंशिएट कौन करता है, एक तो इंडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। तो अगर मार्केट प्राइस के अंदर जो इंडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं उसे अपन माइनस कर दें और सब्सिडी जो लेस हो रखी होती है उसे अपन जोड़ दें, तो अपना NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला रहने वाला है। NNP MP में जो जुड़ा हुआ इंडायरेक्ट टैक्स है उसे हटा दीजिए और सब्सिडीज को जोड़ दीजिए। आप देखेंगे A के अंदर उल्टा लिखा हुआ है, ये काम नहीं करेगा, सेकंड इसके अंदर काम करेगा। ये क्वेश्चन आपको टफ लगा हो अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले आप उसे अच्छे देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने इस स्लाइड पे बहुत जोर दे के समझाया है, अगर आपको ग्रॉस इनकम को नेट इनकम में बदलना है तो आपको डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है, उल्टा जाना हो तो प्लस करना है। इसी तरह अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को अगर आपको नेशनल इनकम में बदलना है, ठीक है, तो आपको नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, उल्टा आ रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। और तीसरा जो इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है ये है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट की इनकम को मार्केट प्राइस वाली इनकम में बदलना है तो फिर आपको इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी का समायोजन करना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स नेट इंडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस आएगा, और उल्टा जाने के लिए उल्टा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अपने उल्टा वाला लगाया था। तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं मैंने, आप इसके अंदर से जैसे ये चीज़ है
तो इससे आपके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, ये से आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे और ये से आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे। तो टोटल आपके 9 फॉर्मूले आप इससे अच्छे से याद कर लीजिए। इसको तो कम से कम मैं कहूँगा कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कितनी प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर लेना तब आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। थोड़ा सा टफ रहेगा, आप इसको पहचानिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या रिलेशन सही नहीं है। तो 4 दे रखे हैं, तो 3 इसमें से रिलेशन सही हैं, गलत वाले को पहचानना है। लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसने फॉर्मूलों को अच्छे से घुमा फिरा के कर लिया है। अब एक बार देखते हैं कैसे। पहला ऑप्शन है एनएनपी एमपी निकालने के लिए एनडीपी एमपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे करेंगे समझो। यहाँ वर्ड आ रहा है नेट, यहाँ पे भी नेट है, यहाँ वर्ड आ रहा है नेशनल और यहाँ आ रहा है डोमेस्टिक, ठीक है। तो यानी बाकी सारी चीज़ें सेम है। मेक श्योर कि बाकी सारी चीज़ें सेम हो। इसका मतलब एक तरफ नेशनल लिखा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ डोमेस्टिक लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आप कैसे करेंगे, अगर आप अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर अब्रॉड वाली इनकम को जोड़ देते हैं तो आपकी नेशनल इनकम बनती है, ठीक है। तो ये बात सच है, जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है कि नेशनल इनकम बनाने के लिए डोमेस्टिक इनकम के अंदर अब्रॉड से होने वाली इनकम को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये यस, ये सही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है एनएनपी एमपी और इधर लिखा है एनएनपी एफसी। अब आप देखो, यहाँ भी एनएनपी है, यहाँ भी एनएनपी है, यहाँ तक सेम है। तो चेंज कहाँ है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को कौन अलग करता है, वो करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि मार्केट प्राइस बनाने के लिए अपने को फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी को लेस करना पड़ेगा। इसी को अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कह सकते हैं। यानी मार्केट प्राइस बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट के अंदर अपने को एनआईटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये बात इन्होंने लिखी है और ये बिल्कुल सही लिखी है। सेकंड कथन भी इनका बिल्कुल सही है। आपको टफ लग रहा है, इसका मतलब आपने अगर रूल्स पे अभी तक नहीं किया, नहीं तो आप खुद से कर लेते। तीसरा देखिए, एनडीपीएफसी दे रखा है और जीडीपीएफसी दे रखा है। तो बाकी सबसे सही है, डीपी है, इधर भी डीपी है, इधर एन है, इधर ग्रॉस है, ठीक है। यानी इधर नेट दे रखा है, उधर ग्रॉस देख रखा है, तो मतलब आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है। और वाकई में इन्होंने ऐसे ही किया है, नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। ये भी इनका सही है। तो तीसरा लगातार सही है। तो इसका चौथा वैसे आंसर हो गया कि इसका आंसर डी होने वाला है, पर फिर भी डी पढ़ लेते हैं। डी में लिखा है जीएनपीएफसी, इधर लिखा है एनएनपी एमपी। तो जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी, इसमें तो वैसे भी देखो 2 फैक्टर्स का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इधर ग्रॉस लिखा हुआ है, इधर नेट लिखा हुआ है। तो एक तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए था और एक इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है और इधर मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी एडजस्टमेंट होना चाहिए था। तो इसके अंदर डबल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड था। इस फॉर्म को हासिल करने के लिए डबल रिक्वायरमेंट थी, डेप्रिसिएशन की और एनआईडीटी की, पर वो नहीं दे रखा है। तो ये आपका गलत फॉर्मूला दे रखा है। बाकी तीनों जो फॉर्मूले हैं वो सही हैं। तो इसका आंसर आपका, ये मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। और डी ही इसका आंसर है। डी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन गिवन बाय देम। बाकी तीनों सही हैं। होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। इफ़ फाइंड यूजफुल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे PDF प्रोवाइड की गई है, सो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।